सेम इसे ओपन करना। लास्ट अपना टॉपिक बाकी था, दैट वाज इस्क्रा रूल्स, वो टॉपिक अपना बाकी था। अपील हो गया था, ऑफेंसेस हो गया था, रूल्स में ना। हाँ, देयर द रूल्स मेड बाय सेंट्रल। रूल्स में अपने को सब कुछ नहीं पढ़ना। रूल्स में ऐसा है, जो हमने अभी एक्ट के सेक्शंस पढ़े ना, रूल्स उन्हीं सेक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं, और रूल्स ना थोड़ी डिटेल में उन्हीं सेक्शंस को समझाता है। तो यहाँ पे जो हमने रेगुलेशंस के सेक्शन देखे, उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी विद रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो रूल नंबर 19 सब रूल 1 है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर कभी भी आपको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी लिस्ट करानी है तो कौन कौन से साथ में डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो पब्लिक कंपनी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगी? एक तो कंपनी है खुद का MOA AOA लेके जाएगी। उसके बाद अपनी कंपनी के सारे प्रोस्पेक्टस की या फिर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, वो सारी डिटेल्स लेके जाएगी। ऑफर फॉर सेल की कॉपी या फिर एडवर्टीजमेंट की कॉपी, जहाँ पे वो भी सिक्योरिटी पिछले 5 सालों में पब्लिक को इशू की, उनकी सारी कॉपीज लेके जाएगी। बैलेंस शीट, ऑडिटेड अकाउंट लास्ट 5 सालों के, वो सारे कॉपीज। और एक और स्टेटमेंट जहाँ पे पिछले कितना भी आपने डिविडेंड पे किया है, पे करने की डिटेल, अनपेड कितना रह गया है, कितने लोगों ने क्लेम नहीं किया, वो सारी डिटेल जाएगी। ई वाला पॉइंट। नेक्स्ट, कुछ एग्रीमेंट्स अगर आपने वेंडर्स के साथ किए, ब्रोकर्स के साथ किए, अंडर राइटर्स के साथ किए। अब अंडर राइटर का टर्म, अंडर राइटर मीनिंग क्लियर है? अंडर राइटर क्या होता है? ओके, अंडर राइटर का मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी कभी भी शेयर्स इशू कर रही है और कंपनी को डर है कि शेयर सब्सक्राइब नहीं हो पाएंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इक्विटी में 90% होता है। अगर उतना पब्लिक सब्सक्राइब नहीं कर रही तो कंपनी पहले से ही एक पर्सन को अपॉइंट करके रखती है और बोलती है कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन में किसी भी टाइप की कमी पड़ी तो तुम कंपनी के शेयर एक बार खरीद लेना, और वो पर्सन का नाम होता है अंडर राइटर, और कंपनी उसको एज एन अंडर राइटिंग कमीशन पे करती है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। क्या हुआ? ओके, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स थे, बाकी पॉइंट्स रीड करने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट्स कट कर दो। एनी 5 to 7 पॉइंट्स अगर आया तो आया, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि रूल से क्वेश्चन भी आते हैं। अब जो रूल्स अपने को पढ़ने हैं वो ही खाली टिक करवा रही हूँ। रूल नंबर 19 2B, ये वाला रूल नेक्स्ट पेज पे, ये पढ़ना है अपने को। 2B 2 नहीं पढ़ना। उसके बाद ये सब नहीं पढ़ना। एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग रूल नंबर 19 सब रूल 4। अब उसके बाद ये सस्पेंशन और विड्रॉवल ऑफ एडमिशन एंड डीलिंग इन द सिक्योरिटीज एक्सचेंज रूल नंबर 19 सब रूल 5। उसके बाद रूल नंबर 19A मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अपने को यही 3-4 रूल्स पढ़ने हैं, बाकी बीच वाला कंटेंट रीड ओनली है, कभी लास्ट टाइम में क्वेश्चंस नहीं आए, ये खाली इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। तो क्योंकि ना अपना मेन कंटेंट है, रूल्स में क्या बताया कौन से फॉर्म में आप फाइल करोगे चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, और डॉक्यूमेंट्स की भी बहुत लंबी लिस्ट है। अब ये वाले रूल्स अपने देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से करते हैं, एक बीच में बाकी है 19(2)B वाला, उसको छोड़ के, दैट इज एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ न्यू सिक्योरिटीज ऑन पेज नंबर 99। अब यहाँ पे बोला गया है कि कंपनी कभी भी न्यू सिक्योरिटी, कंपनी कब कब लिस्टिंग की एप्लीकेशन फाइल करेगी। वन टाइम एप्लीकेशन होती है लिस्टिंग या मल्टीपल टाइम्स होता है? लिस्टिंग का एक ही बार।
अच्छा, कंपनी खुद लिस्ट होती है, उनकी सिक्योरिटीज लिस्ट होती है? सिक्योरिटीज लिस्ट होती है। तो लिस्टिंग की एप्लीकेशन जब जब कंपनी नई सिक्योरिटीज इशू करेंगे ना, उन सिक्योरिटीज के लिए अलग से एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक्स कंपनी है, इन्होंने 1000 शेयर्स इशू किए और ये लिस्टिंग के लिए फाइल करना चाहते हैं एप्लीकेशन, तो इनके लिए एक एप्लीकेशन फाइल होगी। अब ये और चाहते हैं कि और हम 2 लाख शेयर इशू करें शेयर होल्डर को और पब्लिक से पैसा खरीदें, तो इन 2 लाख शेयर के लिए बाद में इशू करें, इनके लिए अलग एप्लीकेशन फाइल होगी। अगर यही कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तो डिबेंचर के लिए अलग एप्लीकेशन फाइल होगी। तो कभी भी कंपनी लिस्ट नहीं होती, उनके शेयर से सिक्योरिटी लिस्ट होते हैं। जैसे जैसे न्यू इशू होता है, उन न्यू इशू के लिए पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपको फाइल करनी पड़ती है। यहाँ पे यही पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि सारे टाइप के इशू के लिए आप लिस्टिंग की एप्लीकेशन फाइल करोगे, और फर्दर इशू के लिए नए और भी इश्यूज कर रहे हो तो उनके लिए भी लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है रूल नंबर 19, सब रूल 5, सस्पेंशन और विड्रॉवल ऑफ एडमिशन टू डीलिंग इन सिक्योरिटीज ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। आपने स्टॉक एक्सचेंज पे सिक्योरिटी लिस्ट करा ली। अब आप यू बीइंग द कंपनी, आपकी कब कब सिक्योरिटीज वहाँ पे डीलिंग के लिए सस्पेंड हो सकती है, कब स्टॉक एक्सचेंज आपको बोल सकता है कि अपनी सिक्योरिटीज विड्रॉ कर लो, हम आपके सिक्योरिटीज के साथ आगे लिस्टिंग कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्टॉक एक्सचेंज सस्पेंड कर सकता है आपकी सिक्योरिटीज की डीलिंग के लिए अगर आपने कभी भी कोई भी रेगुलेशन को तोड़ा है, ब्रेच किया है दैट, और या फिर नॉन कंप्लायंस किया है कोई भी रेगुलेशन, या फिर आपको लिस्टिंग के लिए जो भी कंडीशन दी गई थी वो कंडीशन का आपने नॉन कंप्लायंस किया है। ये एक्शन आपका सिक्योरिटीज का सस्पेंशन और विड्रॉवल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के बाद लिया जाएगा फाइनली। अब यहाँ पे बोला गया है when stock exchange has withdrawn the admission or where the suspension withdrawn the admission to dealing in security, मतलब पूरा का पूरा ना ही बोल दिया कि आगे आपकी सिक्योरिटीज के साथ हम डील ही नहीं करेंगे, या फिर दूसरा टेम्परेरी पीरियड के लिए क्या कर रहे हैं, सस्पेंशन कर रहे हैं। सस्पेंशन हैज कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 months. The company or body may prefer the appeal to the SAT for the specified and the regulation shall apply to appeal. इधर ये बताया गया है कि अगर 3 महीने से ज़्यादा सस्पेंशन है या 3 महीने से ज़्यादा विड्रॉवल है, 3 महीने तक तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा टाइम हो रहा है तो आप यही स्टॉक एक्सचेंज के डिसीजन के अगेंस्ट सैट को अपील फाइल कर सकते हो। अब यहाँ पे बोला गया है आपका जो रीस्टोरेशन का पॉइंट है कि वापस कंटिन्यू करवा देना कि आपकी सिक्योरिटीज वापस लिस्ट हो रही हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज सामने से आके भी बोल सकता है कि ठीक है आपका टाइम खत्म हो गया, अब हम आपकी सिक्योरिटीज कंटिन्यू करवा रहे हैं। या दूसरा, अपन ने अपील कहाँ फाइल की थी, सैट के पास, सैट भी रीस्टोरेशन का ऑर्डर आपको दे सकता है, रीस्टोरेशन और रीएडमिट। कौन से, ये सारे पॉइंट्स? ओके, स्टार्टिंग में क्या हुआ है, आपने स्टॉक एक्सचेंज पे, सपोज आपकी XYZ कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज पे आपने सिक्योरिटीज लिस्ट करवा ली। आप या तो नॉन कंप्लायंस कर रहे हो कोई भी रेगुलेशन का, या फिर ब्रेच कर रहे हो, तो स्टॉक एक्सचेंज आपकी सिक्योरिटी को बोलेगा कि हम आपकी सिक्योरिटीज के साथ डील ही नहीं करेंगे, या एक टाइम पीरियड के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आपकी सिक्योरिटीज को हम सस्पेंड कर देते हैं। ये पूरा का पूरा मैटर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला है कि ये करने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। उसके बाद यू बीइंग द कंपनी, आप आगे क्या कर सकते हो, तो अगर सस्पेंशन या फिर विड्रॉवल टू डीलिंग 3 महीने तक चला या उससे ज़्यादा चला, तो आप जाके अपील फाइल करोगे, कहाँ, सैट में अपील फाइल करोगे। अब सैट क्या ऑर्डर दे सकता है, स्टॉक एक्सचेंज को बोलेगा कि आपकी सिक्योरिटी वापस रीस्टोर कर दे, या फिर स्टॉक एक्सचेंज को खुद से ही लगेगा कि टाइम ज़्यादा हो गया है, इन्होंने अपनी गलती मान ली है, टर्म्स और कंडीशन फॉलो कर लिए, तो आपकी सिक्योरिटी वापस रीस्टोर हो सकती है। नहीं चाहिए रूल नंबर 19 सब रूल 7, 19 सब रूल 8 भी नहीं चाहिए। अब अपने को 2 देखना है, एक तो 19A और 19(2)B, ये दोनों चीज़ें देखनी है। हाँ, 19(2)B वाला ओपन करके रखना। कौन से पेज नंबर पे है? रेगुलर
ओके ओके, मिनिमम ऑफर टू पब्लिक ध्यान से समझना। हर टाइम देखो, एक भी कोई कंपनी होती है, उनकी सिक्योरिटीज़ अलग अलग लोगों के पास होती है। अब कौन कौन से अलग अलग लोग हो सकते हैं? कंपनी अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का कुछ हिस्सा प्रमोटर्स को देती है, कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड्स को देती है, कुछ हिस्सा फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास होता है और कुछ हिस्सा होता है पब्लिक के पास, इन जनरल पब्लिक के पास। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई भी कंपनी लिस्ट हो रही है ना, तो उनको मिनिमम पब्लिक को कितना ऑफर करना पड़ेगा तभी वो लिस्ट हो पाएगी। तो वो अपने समझते हैं, दैट इज मिनिमम ऑफर टू पब्लिक। जो हम ये अमाउंट देख रहे हैं, ये वाला अमाउंट पोस्ट इशू पेड अप शेयर कैपिटल है। पोस्ट इशू का मतलब क्या होता है? इशू के बाद की शेयर कैपिटल। आज मान लो कंपनी ने 100 करोड़ का शेयर पहले इशू किया था, अभी फ्रेश इशू करने वाली है 300 करोड़ का, तो पोस्ट इशू कैपिटल कितनी हो जाएगी? पहला 100 करोड़ का इशू किया था, अभी नया 300 करोड़ और इशू करेगी, 400 करोड़ आपकी पोस्ट इशू कैपिटल है। आपकी पोस्ट इशू कैपिटल जिस ब्रैकेट में आ रही है, उस हिसाब से मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग आपकी इतना परसेंटेज होनी चाहिए। अगर आपकी पोस्ट इशू कैपिटल अप टू 1600 करोड़ है, तो मिनिमम उसका आपको 25% पब्लिक को ऑफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट 1600 करोड़ से ग्रेटर लेकिन 4000 करोड़ तक है, तो आपको इनिशियली जो पब्लिक को ऑफर करना है वो कितना है? 400 करोड़ इनिशियल ऑफर करना है। एक लिमिट याद रखना, जो बेयर मिनिमम लिमिट है वो 25% की लिमिट है। अब वो आगे काम कैसे आएगा वो देखते हैं। अगर आपका 400 करोड़ से 4000 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 1 लाख करोड़ तक का शेयर कैपिटल है, मिनिमम 10% पब्लिक को ऑफर करोगे। उससे ज़्यादा है तो मिनिमम 5% पब्लिक को ऑफर करोगे। पहली लिमिट कितनी है? 25%। सेकेंड लिमिट में 4000 करोड़ बोला है और थर्ड 400 करोड़ एंड थर्ड में 10%। ये तो इनिशियल बोला है, लेकिन आगे है कि ये तो आप जब शुरू में लिस्ट करवा रहे हो तब, लेकिन उसके 3 साल के अंदर आपको यही लिमिट मिला के कितनी कर देनी है? 25% कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस ब्रैकेट में आ रहे हो, मान लो आपका 3000 करोड़ तक का पोस्ट इशू कैपिटल है। कौन से ब्रैकेट में आओगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सेकेंड में आओगे 3000 करोड़ तक का। अब भी इनिशियल कितना करना है? 400 CR तो करना ही है, और अगले 3 सालों में 25% किसका निकालोगे? 3000 करोड़ का 25% कितना होगा? 75। हाँ, 750 करोड़। तो इनिशियली 400 करोड़, लेकिन आपको 3 साल का टाइम मिला है कि आप 400 को 750 तक लेके आ जाओ। यहाँ पॉइंट समझ आ रहा है? ओके। और ये अबव 1 लाख CR है, इनिशियली 5%, और उनको एडिशनल टाइम मिला है। आगे आने वाले 2 साल में इसी 5 का आप 10% करो। आगे आने वाले उस टोटल 5 सालों में 25 हो जाना चाहिए। मतलब ये कंपल्सरी है। अगर कोई भी कंपनी लिस्ट होती है, इतना तो पब्लिक को ऑफर करना ही है आपको। यहाँ पे क्या है? इनिशियली 5%, उसके आगे क्या है? आने वाले अगले 2 सालों में 10% कर दो, और टोटल स्टार्टिंग से लेके 5 सालों में आपका 25% तक हो जाना चाहिए। तो ओवरऑल लिमिट अपनी 25% ही रहेगी। ये तीनों इश्यूज बड़े हैं ना, तो इनिशियल 25% नहीं बोल रहे इनको टाइम दे रहे हैं कि आप स्लोली एंड स्टेडीली कर लो। ये मैं चार्ट आज सच सेंड कर दूंगी, तो अगर नोट डाउन नहीं कर रहे तो एक बार हम लैंग्वेज देख लेते हैं। आप लोग घर पे नोट डाउन कर लेना इसको। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग,
See, the minimum offer and allotment to public in terms of offer document shall be. आपको इतना तो पब्लिक को ऑफर करना ही है. At least 25% of each class of equity share or debenture convertible issued by the company if the post issue paid up capital calculated at offer price is less than or equal to 16,000 करोड़. जो पोस्ट इशू कैपिटल ये करोड़ का अमाउंट है ना, ये रुपीस में अमाउंट है और ये कौन से प्राइस पे कैलकुलेट होगा, जिस प्राइस पे हम शेयर होल्डर को ऑफर कर रहे हैं उस प्राइस पे ये कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट होगा. ये 25% वाली लिमिट वापस वही लिखा हुआ है. इनिशियल कितना आपका 400 करोड़, अगर आप 1600 से लेके 4000 करोड़ के ब्रैकेट में आते हो, उसके बाद 4000 से नेक्स्ट क्या था 1 लाख तक का ब्रैकेट, वहाँ पे एटलीस्ट 10%, 1 लाख से अबव एटलीस्ट 5%. उसके बाद ये जो सेकंड और थर्ड वाला सब पॉइंट है जिसमें क्या पॉइंट था कि 3 साल आपको टाइम लिमिट मिलेगा, ये वही है 3 साल वाला. फोर्थ वाले पॉइंट में क्या था, इनिशियल 2 साल मिलेगा, फिर टोटल 5 सालों में आपको 25% कर लेना है. वही यहाँ पे लिखा हुआ है विद इन 2 ईयर एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी. ये 2 या 5 साल कहाँ से काउंट होंगे, जिस दिन आपने सिक्योरिटी लिस्ट करवाई वो नई सिक्योरिटी, वहां से 2 या 5 साल काउंट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी. अब जैसे इसको हम समझते हैं, सपोज आपने 1 मार्च 2015 को लिस्टिंग करवाई थी और आपकी लिस्टिंग थी मान लो यहाँ पे समवेयर 1 लाख करोड़ से अबव 1 लाख, अबव 1 लाख CR. इंडिविजुअल सिक्योरिटी की अलग अलग लिस्टिंग होती है. तो ये जो 1 लाख CR वाली सिक्योरिटी की जो आपकी लिस्टिंग थी पोस्ट इशू कैपिटल जिससे बढ़ रही थी, उस सिक्योरिटी से आपको यहाँ पे 2015 से इनिशियल कितना टाइम मिलेगा, 2 साल तक का टाइम मिलेगा कि आप 10% तक लेके आ जाओ. और 2 साल यहाँ से वापस शुरू से 2015 से 5 साल के टाइम में आपको एटलीस्ट 25% तो लेके ही आ जाना है. पॉइंट समझ आ रहा है? ऑफर प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे कंपनी अगर मान लो 1 लाख शेयर इशू करती है और वो शेयर इशू कर रही है जिस प्राइस पे शेयर होल्डर को दे रही है दैट इज 500 पर शेयर, तो यहाँ पे टोटल ऑफर प्राइस की कैपिटल कितनी आई, 1 लाख शेयर, 500 का एक शेयर है, 5 करोड़. हाँ 5 करोड़ आपकी टोटल ऑफर प्राइस के बाद कैपिटल आ रही है. पॉइंट समझ आया? 1 लाख शेयर है, एक शेयर 500 रुपए का है, तो 1 लाख शेयर कितने हुए, 5 करोड़ के हो गए. 5 करोड़ आपकी शेयर कैपिटल की वैल्यू आ गई. अब पोस्ट इशू शेयर कैपिटल मान लो ये तो आप फ्रेश इशू कर रहे थे, ठीक है, आपने जो पुराना इशू किया था उसकी वैल्यू थी 20 करोड़, तो आपका पोस्ट इशू शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 25 करोड़ हो जाएगा. फिर आप इसी 25 करोड़ को उस ब्रैकेट में डाल के देखोगे कहाँ पे अमाउंट आता है और कितना आपको इंक्रीज करना है. हाँ इसी 25 करोड़ का कैलकुलेट होगा पोस्ट इशू शेयर कैपिटल का 10% या 25% वैसा. यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट? ठीक है. अब लास्ट बचता है दैट इज रेगुलेशन नंबर 19A. माय बैड, रूल नंबर 19 है. अब रूल नंबर 19A में वही बताया गया है दैट एवरी लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी को एक, आप लोगों ने एक चीज़ रियलाइज करी होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट में एट द एंड ऑफ द डे कितना परसेंट था, 25% था. तो हर लिस्टेड कंपनी को हमेशा मेंटेन करनी पड़ेगी वही 25% की मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग. ये वापस यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है. However, every listed public sector company PSU which has a public shareholding below 25% on the commencement of the second amendment rule 2018 shall increase the public shareholding at least 25% within the period. ये पॉइंट कट कर दो क्योंकि अब रिलेवेंस नहीं है.
यहाँ पे बोला गया है कि ये जो 2018 का रूल आया था, उस टाइम कोई भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी, उसकी शेयर होल्डिंग 25% से कम थी, तो उनको 3 साल मिल गए थे 25% तक करने के लिए। तो 18 के बाद ऑब्वियसली 21 चला गया है, तो आज के टाइम ये रिलेवेंट नहीं है। Explanation: A company whose securities have been listed on offer and allotment shall maintain public shareholding from the date it reaches 25% in terms of subclause second. Okay, ये कट कर दो, नहीं चाहिए अपने को explanation. Subrule 2 provide that where the public shareholding in a listed company fails below 25% at any time. अब आपका पॉइंट ये है कि एक बार 25 टच हो गया ना, लाइफ लॉन्ग 25 आपको टच करके ही रहना है। उसके बीच में अगर कहीं भी फॉल हो जाए तो ऐसा नहीं है तुरंत डीलिस्ट कर दिया जाएगा, कुछ टाइम मिलेगा आपको लिस्ट करने के लिए। ब्रिंग द पब्लिक शेयर होल्डिंग विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फॉल। जिस दिन आपका शेयर होल्डिंग 25% से गिरा, वहां से लेके 12 महीने आपके हाथ में है वही 25% तक वापस लेके आने के लिए। फिर भी नहीं है। हाँ, अगर फिर भी नहीं आया तो आगे स्टॉक एक्सचेंज आपके अगेंस्ट एक्शंस ले सकता है, आपको वार्निंग्स इशू हो सकती है, लेकिन जनरली ऐसे सिचुएशन आती ही नहीं है, आ जाता है। However, every listed public sector company whose shareholding shall increase the shareholding within a period in a manner 2018, ये भी कट कर दो क्योंकि ये 2018 के रूल की बात की गई है, नहीं चाहिए। Where the public shareholding in a listed company falls below 25%, in consequence to the SCRA Amendment Rule 2015, the company shall increase the shareholding. नहीं, ये 2015 का रूल है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। सब रूल 5 provides that where the public shareholding fall below as a result of implementation of resolution plan approved under insolvency and bankruptcy code, the company shall bring the public shareholding within a maximum period of 3 years from the date of fall. अब यहाँ पे ये पॉइंट बताया गया है कि अगर कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है या बैंकरप्ट हो जाती है, तो इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट होती है तो उस पर IBC लगता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। अब कोई भी कंपनी बैंकरप्ट होती है तो इंडिया की गवर्नमेंट कभी भी, या फिर हम भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो कंपनी बंद हो जाए। हम क्या ट्राई करेंगे कि वो कंपनी सर्वाइव हो जाए। अब वो कंपनी सर्वाइव होगी तो उसके शेयर्स कोई और खरीदेगा, और कोई अगर इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन खरीद रहा है तो पब्लिक के पास से शेयर होल्डिंग घट जाएगी। अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए, उसकी वजह से आपकी शेयर होल्डिंग घट रही है, तो जिस दिन आपकी शेयर होल्डिंग घटी वहां से लेके आपको 3 साल तक का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ फॉल, आप अपनी शेयर होल्डिंग 25% तक वापस लेके आ जाओ। However, the public shareholding falls below 10%. The same shall be increased to at least 10% within a maximum period of 12 months from the date of fall. अब यहाँ पे बोला है 25% से घट सकती है, लेकिन कितना टाइम है? 3 साल के अंदर अंदर ले आओ। अब बाई चांस 25 से घटते घटते 10% के नीचे भी आ गई तो वो तो एकदम रेड लाइन है, वो हम चाहेंगे ही नहीं। 10% से नीचे आई तो जस्ट 12 महीने के अंदर अंदर एटलीस्ट 10 तो लेके ही आओ, आप उस लेवल के ऊपर लेके आओ। It is further provided that shall maintain the public shareholding at least 5% as a result of implementation of the plan. अब ये तीनों पॉइंट ना एक ही रूल के पॉइंट है, इसमें यही बोला कि 5 से तो कभी कम होनी ही नहीं चाहिए। तो 3 छोटे छोटे पॉइंट्स है। पहला, अगर आपकी कंपनी इंसॉल्वेंसी कोड में है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 5, उससे कम तो होनी ही नहीं चाहिए। और अगर आपकी कभी भी 10 से कम होती है तो आपको 12 महीने का टाइम मिलता है 10 तक वापस बढ़ाने का, और अगर 25 से कम है तो आपको 3 साल तक का टाइम मिलेगा। मतलब आपका 25 तो लिमिट है, इससे कम नहीं होना चाहिए, लेकिन एकदम नीचे वाली लिमिट 5 है, उससे तो एनी हाउ कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई टाइम भी नहीं मिलेगा आपको बढ़ाने का। वैसा यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर है? ओके, लास्ट में यहाँ पे बोला है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लग रहा है कि किसी भी कंपनी को एग्जेम्पशन मिलना चाहिए इन 25% की लिमिट से, तो वो 25% की लिमिट से एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर सकते हैं। यही चार्ट मैं आपको सेंड कर दूंगी, इधर भी वो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आप हर टाइम एनी टाइम आपकी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% रहनी चाहिए।
अगर 25% के नीचे फॉल बिलो करी तो आपको 12 मंथ मिलेंगे वापस 25 तक लेके आने के लिए। अरे वो तो नहीं, वो इंसॉल्वेंसी का है, नहीं तो नॉर्मल टाइम 12 महीने ही मिलेगा। अब ये तीनों पॉइंट इंसॉल्वेंसी के हैं। इंसॉल्वेंसी में आपका अगर रेजोल्यूशन प्लान की वजह से 25 से कम हुई, 3 साल में वापस 25 तक लेके आओ। अगर 10 से कम हुई तो 12 महीने में 10 तक लेके आओ वापस, और एनी टाइम 5 से बिलो तो होनी ही नहीं चाहिए। और इसी के साथ अपना स्क्रैप कंप्लीट होता है और अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है इसका CMSL का।